गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियर विल ऐप पर स्वागत है। देखिए, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी वो डाउट सेशन की क्लास थी जो हमने लास्ट शनिवार को ली थी, और उसमें हमारा फंडामेंटल राइट का टॉपिक चल रहा था। तो मौलिक अधिकारों में हमने क्या बता दिया था आपको? मौलिक अधिकारों में हमने आर्टिकल 21 करवा दिया था। तो टॉपिक का नाम आपका क्या था? टॉपिक का नाम था फंडामेंटल राइट, यानी कि जो मौलिक अधिकार है ये टॉपिक था, और यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में जो है आर्टिकल 21 बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। तो आर्टिकल 21 हमारा लास्ट क्लास में हो भी गया था, और उसके बाद हमने डाउट सेशन भी लिया था। तो आज की क्लास का जो आज क्या पढ़ेंगे, हम आर्टिकल 22 के विषय में पढ़ेंगे। तो ये जो आर्टिकल 22 है ये किसकी बात करता है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है अरेस्ट या डिटेंशन की बात करता है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, डिटेंशन या अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। यानी कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। आपको यह भी पता होगा कि मैंने लास्ट क्लास में एक आर्टिकल 20 भी पढ़ाया था, और आर्टिकल 20 में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंस, यानी कि अपराधों के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यहां पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन या अरेस्ट है, गिरफ्तारी से संरक्षण, और वो था अपराध से संरक्षण। तो आर्टिकल 20 जो था वो अपराध से संरक्षण था, और आर्टिकल जो 22 है वो गिरफ्तारी से संरक्षण है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसको कुछ संरक्षण का अधिकार हमारा संविधान मौलिक अधिकार के रूप में भी देता है। यानी कि कुल मिलाकर मोटा मोटा देखें तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार देता है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा? तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो तो मैं अपना जो मेरा बैच है पेड बैच उसी में करवाऊंगा, क्योंकि वो आपका जो पार्ट 9B में है, या फंडामेंटल राइट में थोड़ी करवाऊंगा मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1C था उसमें भी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की। आर्टिकल DPSP में जो 43B है उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। ठीक है सर, पॉलिटी स्पेशल बैच निकाल दो, कंप्लीट पॉलिटी। तो मेरा बेटा है तो सही, मैंने आपको बताया तो है कि मेरा पॉलिटी स्पेशल 18 बैच है। अभी उसमें मैंने कुछ खास चीजें नहीं करवाई हैं क्योंकि बीच में काफी ब्रेक रहा है। तो उस बैच में बेटा एडमिशन आप लोग ले सकते हो। ठीक है सर, ब्रिटेन में संविधानवाद है कि नहीं है? ब्रिटेन में बेटा संविधानवाद है, क्योंकि वहां विधि के अनुसार ही तो सारे काम होते हैं। तो ब्रिटेन में संविधानवाद है। सर बैच कब आ रहा है आपका? देखिए बैच बेटा टाइम टू टाइम आता रहता है। हालांकि जहां तक है इस महीने तो मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन अगले महीने बैच आएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि अभी ये जो पॉलिटी स्पेशल 18 बैच है मेरा, तो इस बैच में जो है अभी मैंने कुछ खास नहीं करवाया है क्योंकि बीच में काफी ब्रेक रहा। तो आप पॉलिटी स्पेशल 18 जो बैच है जो कि पिछले महीने मेरा आया था, ये फंडामेंटल राइट से ही मैंने स्टार्ट किया था, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो बेटा एक रत्नेश है, सर प्लाज्मा डोनेट कर दीजिएगा। बेटा मैं कोरोना से खुद अफेक्टेड रहा हूं और मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो बेटा मैं तो डोनेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कम से कम 1 महीने का टाइम होना चाहिए कि अगर उसका नेगेटिव निकला हो और वो 1 महीने का। लेकिन बट मैं आपकी बात कह सकता हूं कि एक बच्चे हैं रत्नेश, वो कह रहे हैं कि सर प्लाज्मा डोनेट कर दीजिएगा। तो आप में से कोई भी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ठीक है,
तो हालांकि बेटा प्लाज्मा डोनेट करने में कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है और जो कोरोना जिनको हो चुका है और उन्हें कम से कम ये है कि उनका नेगेटिव रिपोर्ट आ चुका है और 1 महीना उनको हो चुका है, तो वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। शीला कह रही सर डोनेट कर दिया है, 3 दिन पहले हो गए। तो मैं ये बात किसने कही है? ये रत्नेश ने कही है। ओके, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा इसको। आप जो है सर ये 3 टॉपिक कब तक खत्म होंगे? बेटा इस वीक में मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो, देख लीजिए, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। अब यहां पर देखें तो आर्टिकल 22 में बेटा कई तरह के क्लॉज हैं। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 है और आर्टिकल 22 का क्लॉज जैसे हम कहेंगे 5 और आर्टिकल 22 का क्लॉज 6 है और आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 है। इसमें 7 क्लॉज है। ये जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और 2 है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो है एक तरीके से दंडात्मक निरोध की बात करते हैं। दंडात्मक निरोध, दंडात्मक निरोध का मतलब क्या होता है? पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं इसको हम, पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं, डिटेंशन। रुक जाओ 1 मिनट, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है शायद। इसको हम क्या कहेंगे? पुनिटिव, पुनिटिव डिटेंशन, डिटेंशन। और यहां पर भी लिख लेना डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन, ठीक है। लेकिन ये जो 4 आर्टिकल हैं बेटा, ये वाले जो है, हम इसको 3 को छोड़ देते हैं। ये जो आर्टिकल है 4, 5, 6, ये जो है एक तरीके से निवारक निरोध की बात करता है। निवारक निरोध यानी कि कहने का मतलब है कि ये बात करेगा, दंडात्मक निरोध को अगर हम पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी, आर्टिकल 22 के 4थे पॉइंट की, तो ये निवारक निरोध की बात करता है। और निवारक निरोध को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? निवारक निरोध को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? जल्दी से बताओ, निवारक निरोध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब मैं नालायक को इंग्लिश में ही तो लिखा है मैंने। 1 मिनट बेटा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, डिटेंशन प्रिवेंटिव, इंग्लिश में लिख लें प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दोनों में थोड़ा पहले तो हम अंतर समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 1 है और आर्टिकल 22 का क्लॉज जो 2 है, वो दंडात्मक निरोध की बात करता है। और आर्टिकल 22 के 4 से लेकर 7 तक ये निवारक निरोध की बात करता है। ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है, बताऊंगा मैं भी। देखो यहां पर ये समझो कि अगर किसी व्यक्ति की, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, तो अपराध करने के बाद बेटा उसकी गिरफ्तारी होती है। तो हमारा संविधान आर्टिकल 22 उसको कुछ संरक्षण का अधिकार देता है। इसी को हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या कहते हैं? अरेस्ट कहते हैं, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है डिटेंशन कहते हैं। अब ये जो आर्टिकल 22 का जो पहला और 2 क्लॉज है, वो इसी की बात करता है कि किसी ने अपराध किया और अपराध करने के बाद जो है उसको कुछ संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। अब संरक्षण के अधिकार की बात, प्रोटेक्शन के अधिकार की बात इसमें क्या बोली गई है? इसमें बोला गया है कि भाई व्यक्ति ने अपराध किया, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, तो देन यहां पर उसके मौलिक अधिकार के रूप में कुछ संरक्षण के अधिकार होंगे। जैसे कि पहली बात तो पुलिस को यह बताना होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया, उसको ये जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ कौन सी आईपीसी की धारा लगाई गई है। इसके अलावा उसे अपने मनपसंद वकील करने का भी अधिकार है। यह अधिकार आर्टिकल 22 का पहला पॉइंट देता है। दूसरी बात, जब उसके खिलाफ एफआईआर होगी, रिपोर्ट लिख दी जाती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जो भी एक निकटतम, जो भी वहां पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट होगा, वो एडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, एसटीएम हो सकता है।
यहां पर एक बात और बोली गई है कि अगर पुलिस किसी की बहुत दूर से गिरफ्तारी करती है, मान लो क्राइम हुआ दिल्ली और दिल्ली पुलिस बिहार में गई और वहां से अपराधी को अरेस्ट किया, तो ये जो यात्रा का टाइम है ये इसमें काउंट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 22 का जो पहला और सेकंड पॉइंट है, वो जिसने अपराध किया है यानी कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको कुछ संरक्षण का अधिकार दे दिया गया, उसको जानने का अधिकार है, उसको अपना वकील करने का अधिकार है, और एफआईआर होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। इसी को हम दंडात्मक निरोध कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संरक्षण। ठीक है, दंडात्मक निरोध का तो मतलब ये होता है कि भाई उसने अपराध किया है तो तब उसको गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन निवारक निरोध क्या होता है, इसका मतलब ये होता है संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। आपने देखा होगा कि संदेह के आधार पर जब गिरफ्तारी होती है तो यानी कि अपराध तो उसने किया नहीं है, बस संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो उसको हम कहते हैं निवारक निरोध। तो निवारक निरोध के रूप में आपने देखा होगा कि बहुत सी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि इस टाइम यूएपीए कानून है, रासुका जैसे कानून है, मकोका जैसे कानून है, यूपी कोका जैसे कानून है, और जम्मू कश्मीर में जैसे पीएसी जैसे कानून है, या इससे पहले टाडा था, या फिर इसके अलावा मकोका जैसे कानून थे, लेकिन हालांकि वो नहीं है। लेकिन आप इनके नामों के विषय में फिलहाल सुनते हो कि जैसे महाराष्ट्र में मकोका जैसे कानून है, यूपी कोका जैसे कानून यूपी में है, जम्मू कश्मीर में पीएसी जैसे कानून है, यूएपीए कानून है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है, रासुका जैसे कानून है, वगैरह वगैरह। तो ये कानून ऐसे हैं जिनमें निवारक निरोध के रूप में है और संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, जिसमें व्यक्ति को 3 महीने के लिए जो है डिटेन किया जा सकता है। लेकिन 3 महीने से ज्यादा अगर डिटेन करना हो तो एक हाई कोर्ट के जो है जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, सलाहकारी बोर्ड बनता है, और उससे पूछ के जो है उसकी डिटेंशन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहां पर कहने का या बताने का मतलब मेरा यह है कि आर्टिकल 22 ये जो है ये गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार देता है, और इसमें 2 तरह हाँ बेटा देखना, अब क्लास ठीक चल रही है? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही? बेटा क्लास अब मेरी आवाज क्लियर है? चलो क्लियर है। देखो हो क्या रहा है कि लाइट जा चुकी है, और होता क्या है कि अमूमन गाजियाबाद या दिल्ली जैसे शहर में लाइट बहुत कम जाती है, तो इन्वर्टर का जो लोड है वो लगभग आधे घंटे का लोड है मेरे पास, कि आधे घंटे तक क्लास को चला देता है। लेकिन जब क्योंकि एक्चुअली में लाइटिंग भी होती है, बहुत ज्यादा ओवरलोड जाता है ना, तो फ्लक्चुएशन लाइट करती रहती है, और जब फ्लक्चुएशन करती है तो इसमें कभी कभी क्लास रुक जाती है। समझे कि नहीं समझे? तो देखते हैं। खैर
तो मैंने आपको आर्टिकल 22 के विषय में बेटा बता रहा था कि आर्टिकल 22 में टोटल जो है 7 क्लॉज हैं, और आर्टिकल 22 एक तरीके से वो बात करता है कि ये जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार देता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन या अरेस्ट इन सर्टेन केसेस है। तो यहां पर हम सीधा सीधा मोटा मोटा यही कहते हैं कि भाई कोई भी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी से संरक्षण का यहां पर अधिकार दिया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी दो तरीके से होती है, जिसको हम, एक दंडात्मक निरोध होता है और एक होता है निवारक निरोध। ये जो दंडात्मक यानी कि ये जो आपका पुनिटिव डिटेंशन होता है वो तो तब होता है कि जब किसी ने व्यक्ति ने क्राइम किया हो, और क्राइम करने के बाद जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती हो तो देन उसको हम कहते हैं दंडात्मक निरोध। और दंडात्मक निरोध में ही संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 की क्लॉज 1 और 2 में दिया गया है। जबकि एक होता है निवारक निरोध। इसमें होता है कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। समवर्ती निवारक निरोध एक समवर्ती सूची का विषय है। इसके लिए कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। जैसे यूएपीए और आसूका जैसे कानून सेंटर के हैं, जबकि मकोका, यूपी कोका और पीसीए पीएसए जैसे कानून राज्य सरकार के हैं। तो देन कहने का मतलब है कि निवारक निरोध के मामले में होता क्या है कि ये जो संरक्षण का अधिकार नहीं दिया जाता है। निवारक निरोध से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं? 22 का 4, 5, 6 और 7 है। ठीक है यार, क्लास बहुत रुक रही है। मेरा बच्चों देखो, मैं आपको रियली बताऊं, मैं आप लोगों को बड़े मन से पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे हाथ में नहीं होती। बेटा मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, बड़े मन से, बड़े यानी कि पूरे समर्पण भाव से पढ़ाने का मन करता है मेरा आप लोगों को, पूरी दिल की इच्छा के साथ पढ़ाता हूं। लेकिन कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यू ऐसे आते हैं कि पूरी क्लास का सत्यानाश कर देते हैं। अब चलो ये बात तो आप समझ में आ गए कि भाई निवारक, ये निरोध और दंडात्मक निरोध क्या है। तो संरक्षण का अधिकार दंडात्मक निरोध को मिलता है, ना कि निवारक निरोध को। लेकिन एक एक आर्टिकल को हम थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। अब जैसे हम आर्टिकल 22 का पहला पॉइंट देखें, तो आर्टिकल 22 का पहला पॉइंट और आर्टिकल 22 का जो सेकंड पॉइंट है वो किसकी बात करते हैं? वो आपका दंडात्मक निरोध की बात करते हैं। और दंडात्मक निरोध का मतलब क्या है? पुनिटिव डिटेंशन है। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो कुछ संरक्षण का अधिकार देता है। जैसे आर्टिकल 22 का पहला पॉइंट क्या कहता है? ये दो तरह की बातें करता है आर्टिकल 22 का पहला पॉइंट, कि पहली बात तो उस व्यक्ति को जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार यानी कि राइट टू नो का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। जानने का राइट टू नो का अधिकार है किसके रिगार्डिंग? गिरफ्तारी के रिगार्डिंग, कि उसकी गिरफ्तारी क्यों की गई है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें जो गिरफ्तारी की बात की जाती है, इसमें जो अरेस्ट किया जाता है, तो इसमें दो तरह के अधिकार मिलते हैं उसको, जानने का अधिकार और एक यानी कि राइट टू नो का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा जो अरेस्ट है, गिरफ्तारी है, उसमें यह भी बोला जाता है कि वो अपना मनपसंद वकील कर सकता है, उसको अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार है ताकि उसको गिरफ्तारी से छुड़ाया जा सके। आर्टिकल 22 का जो सेकंड पॉइंट है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 22 का सेकंड पॉइंट, कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, जैसे उसने कोई अपराध किया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर यानी कि विद इन 24 आवर्स उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है
उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, पेश करना होगा। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। तो कहने का या बताने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये फंडामेंटल राइट के रूप में गिरफ्तार व्यक्ति को ये हमारा मौलिक अधिकार, ये अधिकार देता है जो कि आर्टिकल 22 के 1 और 2 में दिया है। लेकिन एक है आर्टिकल 22 का 3rd पॉइंट। तो यहां पर ये जो है, इसमें संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा, संरक्षण का, प्रोटेक्शन का राइट नहीं होगा जो आर्टिकल 22 के 1st और 2nd में मिलता है। किसके लिए? अगर कोई शत्रु देश का व्यक्ति है, हमारे भारत देश में अगर कोई गिरफ्तार होता है शत्रु देश का, जो एलाइन, जो भी एनिमी कंट्री है, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, और दूसरी बात तो शत्रु देश का व्यक्ति है, उसका संरक्षण का अधिकार क्या मिलेगा? संरक्षण का अधिकार नहीं होगा। और दूसरा, अगर किसी को निवारक निरोध के रूप में, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में गिरफ्तार किया है, तो उसको भी संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये जो प्रोटेक्शन का राइट आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और 2 के अनुसार जो मिल रहा है, आर्टिकल 22 का 3rd पॉइंट क्या कहता है कि किसको ये प्रोटेक्शन का राइट नहीं मिलेगा? एक तो अगर हमारे देश में शत्रु देश का कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, ये राइट उसको नहीं मिलेगा। और एक निवारक निरोध के रूप में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको ये राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको ये राइट नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? ये तो यहां तक समझ में आ गया। तो प्रोटेक्शन का राइट नहीं होगा किसको? शत्रु देश का कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में, निवारक निरोध के रूप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको भी ये प्रोटेक्शन का राइट नहीं मिलेगा। सीधा सिंपल सा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें बेटा, अगर हम आर्टिकल 22 का 4था पॉइंट देखें, आर्टिकल 22 का 5वां पॉइंट देखें, और आर्टिकल 22 का, अरे भाई तो यहां पर ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो किसकी बात करते हैं? वो किसकी बात करते हैं? निवारक निरोध की बात करते हैं। अब आपने अभी तो पढ़ा कि निवारक निरोध के रूप में अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको संरक्षण का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अब कैसे? अब निवारक निरोध में है क्या? निवारक निरोध में यहां तो है कि अगर किसी व्यक्ति की निवारक निरोध के रूप में संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है, अगर संदेह के आधार पर, क्योंकि आप तो जानते हो अगर संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होगी तो उसको 3 महीने तक क्या है, उसको डिटेन किया जा सकता है। लेकिन यहां पर 3 महीने तक डिटेन के बाद भी उसको डिटेन किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि हाई कोर्ट की जज की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, और उसमें यानी कि अगर डिटेंशन की सजा को आगे बढ़ाना चाहे तो वो सलाहकार बोर्ड बढ़ा सकता है। तो फिर 3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो इस तरीके से 12 महीने तक हो सकती है। लेकिन न्यूनतम डिटेंशन कितना होगा? 3 महीने का होगा। समझ में आ गया? तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 का 4 पॉइंट ये कहता है कि पुलिस अगर जैसे यूएपीए कानून के रूप में, रासुका कानून के रूप में, मकोका कानून के रूप में, जैसे मैंने अभी कुछ आपको जो है कुछ आपको निवारक निरोध के रूप में कानून बताए, तो अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है तो उसको 3 महीने तक क्या किया जा सकता है? डिटेन किया जा सकता है। लेकिन अगर इस डिटेंशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे इसको क्या किया जा सकता है?
आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर? जो एक सलाहकार बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड होता है, यानी कि एक सलाहकार बोर्ड होता है, जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसकी सलाह पर इसको बढ़ाया जा सकता है। 3 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आगे फिर बढ़ाना, फिर 3 महीने के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। अब आर्टिकल 22 का 5वां पॉइंट क्या कहता है कि निवारक निरोध के रूप में अगर किसी की गिरफ्तारी संधि के आधार पर हुई है तो उसको जानने का अधिकार है, उसको जानने का अधिकार है, यानी कि उसके पास भी राइट टू नो का अधिकार होगा। लेकिन ये जो राइट टू नो का अधिकार होगा, उसके पास जानने का अधिकार होगा, यानी कि राइट टू नो का अधिकार उसके पास होगा। लेकिन ये जो राइट टू नो का अधिकार है, लेकिन इसमें साथ में क्या बात भी और बोली गई है कि जानने के अधिकार के साथ साथ उसके पास और कैसा अधिकार है? उसके पास बोर्ड के समक्ष अपना रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है। और यहां पर बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार, यानी कि बोर्ड के समक्ष वो अपनी बात रख सकता है। ठीक है, ये भी अधिकार है। लेकिन अगले ही पॉइंट में ये कह दिया गया, जानने का अधिकार नहीं होगा। जानने का अधिकार जानने के अधिकार से उसको क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है अगर मामला कैसा हो? लोकहित का हो। अगर पुलिस को यह लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, यानी कि मामला क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो तब पुलिस उसको जानने के अधिकार से वंचित कर सकती है। और यहां पर यह है निवारक निरोध के रूप में संसद विधि बना सकती है, कानून बना सकती है। कहने का मतलब है कि कुछ मामलों में संसद को विधि बनाने का अधिकार है कि भाई गिरफ्तारी के लिए डिटेन कितने महीने के लिए किया जा सकता है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, एक सलाहकार बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह का निवारक निरोध के लिए संसद को लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निवारक निरोध को लेकर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और सेंटर भी बना सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पीएसी कानून जम्मू कश्मीर का कानून है, यूपी को का कानून जो है यूपी का है, मको का कानून किसका है? महाराष्ट्र का है। तो मैंने यहां पर एक बात बताई कि आर्टिकल 22 का चौथा जो पॉइंट है वो निवारक निरोध की बात करता है कि संदेह के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है किसी कानून के तहत, जैसे यूएपीए कानून है, रासू का कानून है, पीएसए कानून है, तो देन उसको डिटेन 3 महीने तक किया जा सकता है। लेकिन ये डिटेंशन जो गिरफ्तारी है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन एक हाई कोर्ट की अध्यक्षता में, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड होगा, हालांकि उसमें 3 मेंबर होंगे, तो उसकी सलाह पर इसको डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है 3 महीने के लिए। फिर आगे और बढ़ाना हो तो फिर से सलाह लेनी होगी और बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 22 का 5 पॉइंट कहता है कि अगर निवारक निरोध के रूप में किसी की गिरफ्तारी हुई है तो ये जानने का अधिकार है उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, और बोर्ड के समक्ष वो अपना रिप्रेजेंटेशन देने का भी अधिकार रखता है। लेकिन 6 पॉइंट क्या कहता है कि जानने के अधिकार से भी उसको वंचित किया जा सकता है अगर मामला पब्लिक इंटरेस्ट का हो, ऐसा पुलिस को लगता है, तो उसे राइट टू जो नो है उसके अधिकार से वंचित किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 22 का 7 पॉइंट कहता है कि कुछ मामलों पर निवारक निरोध के रिगार्डिंग भी संसद कानून बना सकती है। समझे? तो क्लियर हो गया।
अब यहां पर एक बात और समझ ले कि जो दंडात्मक निरोध है, जो दंडात्मक निरोध है, इसको हम क्या कहते हैं? पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। जो आगे आपका निवारक निरोध है, इसको हम क्या कहते हैं? निवारक निरोध को, इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो यहां पर तो आप जानते हो कि अपराध के बाद, अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहां पर संरक्षण कौन देता है? प्रोटेक्शन कौन करता है यहां पर? यानी कि कुछ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं जो कि आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में है। यहां पर संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है। संदेह के आधार पर कि अपराध, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर यहां पर गिरफ्तारी की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए डिटेन कर सकती है। 24 घंटे के सामने, 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो निवारक निरोध है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और इस पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर किसकी है? केंद्र की। दूसरा, आपने देखा होगा कि निवारक निरोध के रूप में कई तरह के कानून बने हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि UAPA कानून आतंकवाद से संबंधित है, जैसे कि रासुक का कानून है। ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जैसे यूपी का यूपीको का कानून है, जैसे महाराष्ट्र का आपका मको का कानून है। एक बात ध्यान रखना कि जो केंद्र कानून बनाता है, अगर सपोज करो केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है इसके रिगार्डिंग, तो उसका आधार क्या है? निवारक निरोध को लेकर आधार है। जैसे कि भाई हम कह सकते हैं कि कुछ आधारों की बात हम कर सकते हैं। आधार क्या हो सकते हैं? देश की संपूर्णता और अखंडता एक आधार होता है, सॉवरिन और इंटीग्रिटी, और दूसरा देश की रक्षा होता है। ठीक है। लेकिन अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है इसको लेकर, तो आधार क्या क्या हो सकते हैं, किस बेस पर बनाती है? एक तो बेस होता है लोक व्यवस्था को लेकर कि भाई लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, और दूसरा एक होता है कि कोई आवश्यक वस्तु जो होती है, वस्तु की पूर्ति को लेकर, कि जैसे कोई एसेशनल कोई कमोडिटी है, आवश्यक वस्तु की पूर्ति को लेकर, कि अगर आवश्यक वस्तु की पूर्ति को रोका जा रहा है तो देन उसके खिलाफ इस तरह के कानून जो है लगाए जा सकते हैं, या इस तरह के कानून सरकार बना सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। तो बेटा मैंने क्या समझाया? बस इतना समझो कि भाई निवारक निरोध एक समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर ने PSA कानून बनाया हुआ है, जिसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र ने मको का कानून बनाया, यूपी सरकार ने यूपीको का बना रखा है। जैसे संसद ने, केंद्र सरकार ने UAPA कानून है या रासुका जैसे कानून बनाए हुए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार भी अगर कोई कानून बनाती है और कोई राज्य सरकार उस कानून को जो है अगर अमली जामा पहनाना चाहती है, तो वो उसको जो है कानून को यूज कर सकती है। ठीक है।
यहां पर आधार की बात करें तो राज्य अगर समवर्ती इस निवारक निरोध को लेकर कानून बनाते हैं तो लोक व्यवस्था एक आधार हो सकता है, आवश्यक वस्तु की पूर्ति एक आधार हो सकता है कि जैसे कोई आवश्यक वस्तु की पूर्ति को रोकने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ इस तरह के कानून बन सकते हैं या इस तरह के कानूनों की कार्रवाई की जा सकती है। जबकि केंद्र सरकार अगर इस तरह का कोई कानून बनाती है तो देन हम कह सकते हैं कि जैसे कोई सॉवरिन और इंटीग्रिटी का मामला हो सकता है या देश की रक्षा का मामला हो सकता है। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि इस तरह के जो कानूनों का क्या होना जरूरी है, क्या इस तरह के कानूनों का क्या दुरुपयोग नहीं होता है? तो होता है भाई। क्या टाडा जैसे कानून बने, यूपी यानी कि टाडा जैसा कानून था, या इसके अलावा और भी जैसे कानून थे वो बंद क्यों कर दिए गए? भाई आपने देखा होगा कि टाडा जैसा कानून क्यों बंद कर दिया गया? वो भी तो एक निवारक निरोध के रूप में कानून था, क्योंकि उन कानूनों का दुरुपयोग हुआ। तो कहने का मतलब हम इस बात से भी मना नहीं कर सकते कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग होता है। लेकिन क्या इस तरह के कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो हालांकि ये कठोर कानून तो हैं, अगर हम विकसित देशों से इसकी तुलना करें, हम ब्रिटेन से, अमेरिका से तुलना करें, तो वहां पर विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे कानूनों का प्रयोग होता है, जबकि हमारे देश में सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसे कानूनों का दुरुपयोग होता है। तो देन और सरकारें और शासन व्यवस्था इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग करती भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे कानूनों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे कानून जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है और भारत में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से विघटनकारी तत्व होते हैं जो हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देश को तोड़ने से बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता व संप्रभुता के लिए इस तरह के कानूनों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह के कानूनों का भी आम जनता के प्रति दुरुपयोग होना यह भी गलत है। इसलिए ऐसे कानूनों में कुछ ना कुछ संशोधन किए जाने चाहिए ताकि इनका दुरुपयोग भी रोका जा सके। ठीक है, समझ में आ गया? शुभम कह रहे हैं जब संसद के अंदर बेटा गिरफ्तारी होती है तो क्या पुलिस उसको दुराचार? देखो बेटा, संसद के अंदर गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब सदन का अध्यक्ष अनुमति दे, अन्यथा सदन के अंदर जो भी चीज होती है या सदन की जो भी प्रक्रिया होती है वहां पर हमारे देश की न्यायपालिका या अन्य कोई संस्था कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। और वो कार्रवाई तभी की जा सकती है अगर करेगी अगर संसद के अध्यक्ष की या सदन के अध्यक्ष की अनुमति होगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो बेटा आज कुछ नहीं कराया, बस दिमाग खराब हो रहा है कि लाइट बार बार आ रही है, बार बार जा रही है और बीच में आपकी क्लास रुक भी जाती है। आर्टिकल 22 का 6 पॉइंट बेटा ये कहता है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, यहां 5 में तो कह दिया जानने का अधिकार है, लेकिन 6 में कह दिया जानने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है यदि मामला लोकहित का हो। अगर पुलिस को यह लगता है कि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का है तो देन उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है इस अधिकार से उसको वंचित कर सकती है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 22 का 5 पॉइंट कहता है जानने का अधिकार है, लेकिन यहां पर जानने के अधिकार से उसको वंचित किया जा सकता है, ऐसा भी आर्टिकल 22 के 6 पॉइंट में दे दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? क्या योगी सरकार तो हर बात पर एनएसए लगा देती है? तो बेटा मैं एक बात बताऊं आपसे, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में निवारक निरोध जैसे जो कानून हैं, यानी कि हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो कानून बने हुए हैं, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कानून बना सकती है, इनको सामान्य परिस्थितियों में भी लागू किया जा सकता है। ये हमारे निवारक निरोध के जो कानून है इसका एक दुरुपयोग भी है, ये अपने आप में एक आलोचना भी होती है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, वहां विशेष परिस्थितियों में इस तरह के कानूनों का प्रयोग किया जाता है। तो देन एक बहुत बड़ी आलोचना ये भी मानी जाती है इसकी। इसलिए इन कानूनों को दुरुपयोग से रोकने के लिए या दुरुपयोग ना हो इसमें थोड़ा बहुत संशोधन होना चाहिए, लेकिन इस तरह के कानून होने भी जरूरी है क्योंकि देश की रक्षा भी जरूरी है। समझे? लोकहित का मतलब है कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसे मान लो कि अगर उसको ये बताया जाएगा कि भाई क्यों गिरफ्तार किया गया तो इससे राज्य में दंगे हो सकते हैं, ठीक है, या राज्य में सांप्रदायिकता चीजें फैल सकती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अरे बता तो दिया, आर्टिकल 22 का 6 पॉइंट ही तो मैंने बताया कि जानने के अधिकार से उसको वंचित किया जा सकता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो इस बात से भी पुलिस उसको बताने से मना कर सकती है।
ठीक है। टाडा और पोटा जैसे एक्ट इसलिए खत्म किए गए बेटा, इसका रीजन ये था कि इनका दुरुपयोग हो रहा था। जैसे टाडा के तहत हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, तो उसमें से 960 बरी हो गए 6 या 7 साल की जेल काटने के बाद। 40 ऐसे थे जिन्होंने जेल काटी थी टाडा के तहत। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो 960 तो बेकसूर थे। तो दुरुपयोग ऐसे कानूनों का हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए कहा जाता है कि भैया इस तरह के कानूनों का जो है दुरुपयोग भी होता है और वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर बेटा, आज बेटा बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मैं आपको बता दूं। हालांकि मैंने आर्टिकल 22 मैंने क्लियर करवा दिया है, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत जितने भी आपके पॉइंट थे वो मैंने सारे क्लियर करवा दिए। एक बार फिर मैं आप लोगों से बता देता हूं, एक बार मैं फिर कह देता हूं कि आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार देता है, और इसमें 2 तरह की गिरफ्तारी की बात की गई है, दंडात्मक और निवारक। दंडात्मक जो गिरफ्तारी होती है वहां पर हमारा फंडामेंटल राइट संरक्षण का अधिकार देता है, लेकिन जहां पर निवारक निरोध के रूप में गिरफ्तारी होती है वहां संरक्षण का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और तब उसकी गिरफ्तारी की जा रही है तो उसको हम दंडात्मक गिरफ्तारी कहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको हम निवारक गिरफ्तारी या निवारक निरोध कहते हैं। हालांकि आर्टिकल 22 का पहला और सेकंड पॉइंट संरक्षण का अधिकार देता है, और आर्टिकल 22 का थर्ड पॉइंट इस बात को कहता है कि भाई शत्रु देश का कोई व्यक्ति है उसे संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा, और निवारक निरोध में जो गिरफ्तार होगा उसे संरक्षण का अधिकार नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 के 4 से लेकर 7 तक यहां पर निवारक निरोध को लेकर पॉइंट बताए गए हैं, और निवारक निरोध यानी कि जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। जम्मू कश्मीर का पीएसए कानून, यूपी का यूपीको का कानून, महाराष्ट्र का मको का कानून, जैसे आप इसके अलावा यूएपीए कानून और रासुका जैसे कानून, ये निवारक निरोध से संबंधित हैं। समझे कि नहीं समझे? खैर, हाँ, संजू बाबा पे टाडा लगा था, फिर टाडा बाद में हटा दिया गया था। बेटा देखो, क्लास तो मैं अब यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि बार बार लाइट जा रही है, बार बार आ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं क्लास आपकी बफरिंग भी कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं हालांकि मूड में था कि आज आर्टिकल 23 और 24 साथ में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आज खत्म कर दूं, लेकिन बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ ही रही है, तो इसलिए क्लास को हम बेटा यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे परेशान भी होंगे। तो हम अगली क्लास में, अब अगली क्लास में मैं बता दूं कोई ज्यादा बड़े जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। अगली क्लास में आर्टिकल 22 और 23, 25 से लेकर 28 तक हमारा डिस्कशन होगा, और हो सकता है कि हम आर्टिकल 29-30 तक जो है डिस्कशन खत्म करवा दें। तो कल हमारा आर्टिकल 23 से लेकर 30 तक डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद एक क्लास और होगी, तो लगभग 2 क्लासों में हम फंडामेंटल राइट को अब फिनिश कर देंगे, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3। उसके बाद हमारा डीपीएसपी में 1 दिन का टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद हमारा डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि 3, 4, 5, यानी कि 5 से 6 क्लासों में आपके ये आपका डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट फिनिश हो जाएगा। फिर एक दिन हम आपको लेंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू लेंगे 1 या 2 दिन, तो अगले संडे तक आपका ये पूरा टॉपिक फिनिश। ओके, हाँ जी, प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा 21 में ही आ जाएगा सर। ओके, तो आज की बेटा यहीं पर खत्म करते हैं क्लास। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।